प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा जी, आप लोग जानते थे कि हम लोग गुदली में सिर्फ अभी कहानियाँ पढ़ रहे थे, जिसे हम लोग गद्यखंड बोलते हैं। तो गद्यखंड में बच्चे जी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये 6 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चे जी हम लोग आज करते हैं ऐसा 7 चैप्टर शुरू करते हैं। देखो भाई, सिलेबस तो ख़त्म करना ही है, तो मैं सोचता हूँ कि अभी जैसे कि कविताएं में थोड़ा लेट हो रहा है, मेरे थोड़ा नोट्स उसको रिवाइज करना पड़ रहा है, लेकिन कहानी का कंप्लीट नोट्स ऑलरेडी बेहतरीन है, तो इसको मैं सोचता हूँ जल्दी कवर कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ भी क्या क्या कवर कर लिए, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, और शायद स्वदेशी हो चुका है क्या, एक 3 तो याद आ रहा है कि करा दिए हैं। अब स्वदेशी शायद देखना पड़ेगा लेक्चर्स में जाके कि हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, तो हम इसको कर रहे हैं बच्चे जी, आज कंटिन्यूस गद्यखंड को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परंपरा का मूल्यांकन, जो क्या है कि निबंध है, जिसे रामविलास शर्मा ने लिखा है। बच्चे राइटर के नाम भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, सब बच्चे को याद भी रहता है और याद होने भी चाहिए कम से कम। यहाँ से भी तो आपको अब MCQ पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो पेज नंबर चलना पड़ेगा हमको। हम इनके बाद जीवनी पढ़ लेते हैं, राइटर जी का, लेखक परिचय हम पढ़ेंगे। तो हमको चलना पड़ेगा 55 नंबर पेज पे। चलिए, कहते कि रामविलास शर्मा जी हैं जो, ये हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव में हुआ था। उन्नाव कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उन्नाव के बच्चे जी, उन्नाव क्या है? उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव है। उन्नाव में, उन्नाव वाली इनका डिस्ट्रिक्ट होगा, यूपी में होगा। वहाँ के छोटा सा गांव होगा जिसका नाम है उचगांव सानी। यानी रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था? उचगांव सानी, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उन्नाव जिला मान लीजिए, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है ये छोटा सा गाँव। अब कब हुआ था जन्म इनका? इनका डेट ऑफ बर्थ कब है? 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में 1932 ईस्वी में BA तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में MA किया था। 1932 में उन्होंने किया था, BA किए थे। 1934 में उन्होंने MA किया था। एवं जो डिग्री करामिक से आप लोग मैट्रिक अब 10th क्लास में है। इसके बाद आप लोग जाएंगे IA या IAC में, फिर BA या BSc, फिर BCom या BSc या हाँ यही होता है, BCom BSc। ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ये आपको पता चल जाएंगे क्लास 10th के बाद से ये क्या होता है सब्जेक्ट। इन्होंने अच्छा पढ़ाई किया था, साहित्य बोले तो हिंदी से किया था। MA करने के बाद 1938 तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। शोध कार्य मतलब कोई चीज़ को खोजना हो, उसमें कुछ रिसर्च समझ लें, रिसर्च कर रहे थे, बिजी रहे। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में के अंग्रेजी विभाग में भी अध्यापन कार्य किया। अध्यापन मतलब पढ़ाने का। 1938 से लेकर 1943 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। ठीक है, उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन करते रहे। फिर ये चले आए कहाँ पर? आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में आ गए। वहाँ पर 1971 ईस्वी तक, यहाँ कब छोड़ गए थे? 43 तक किए थे, उसके बाद चले गए थे। फिर अध्यापन का कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर, अब आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वहाँ के, उनके रिक्वेस्ट पर इन्होंने क्या किए? अनुरोध पर वे के एम हिंदी संस्थान के निर्देशक बने और उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो ये उसके निर्देशक बन गए। और 1970 ईस्वी में सेनावृत्त हुए। सेनावृत्त मतलब वहाँ से रिटायर्ड हुए। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ एवं महामंत्री भी रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में भी आए थे, पॉलिटिकल में भी आए थे। उनका देहांत बच्चा जी, मृत्यु हो गया 30 मई 2000।
यानी अभी से देखोगे तो इनकी मृत्यु के हो गए 2023 चल रहा है, 23 साल इधर हो गया और कुछ मंथ। दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था देहांत? इनका देहांत दिल्ली में हुआ था। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया इनके बर्थ और इनकी मृत्यु और ये इन्होंने जो भी कहाँ कहाँ कार्य किए, क्या किस क्षेत्र में कार्य किए, हमने सबको देखा। थोड़े थोड़े बच्चे आपको पढ़ के इसको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि जीवनी से भी क्वेश्चन आपके अच्छे बन जाते हैं। तो कुछ लोग बच्चे समझते हैं हिंदी बहुत आसान है। हाँ बच्चे, आसान तो है, लेकिन भाई जी कभी कभी ऐसा होता है कि आसान चीज़ें ही हमको बहुत तकलीफ देती हैं। हाँ देखो, आप इसको बार बार पढ़ते हो ना, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते आपको बहुत आसान लगता है ये। लेकिन कोई बालक इसको कोई छुआ ही नहीं, कभी आप इसको पढ़ते ही नहीं और रिविज़न नहीं करते, तो बस इससे भी तुम जाओगे। लेकिन तुम लोग जो भी अपने गुरुकुल आश्रम पे पढ़ते हैं बच्चे, सब लोग समझदार हैं, अच्छे मार्क्स के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं और करते रहिएगा। करें कि हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा को योगदान ऐतिहासिक है। हिंदी गद्य को, यानी जो भी गद्य खंड है रामविलास का योगदान ऐतिहासिक है। इसमें तर्क और तथ्यों से भरी साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी की गद्य की विशेषता है। मतलब जो भी इनकी तर्क और तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, साफ पारदर्शी। पारदर्शी मतलब एकदम बिल्कुल क्लीन दिखता है और इनकी विशेषता रही है। उन्हें भाषा विज्ञान विषयज्ञ परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। क्या क्या? एक तो देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना, ये इनके केंद्र बिंदु है, इसको मेन पॉइंट है। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। वाल्मीकि से लेकर कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक इनकी रचनाओं से उनके मूल्यांकन का प्रगति चेतना के आधार पर हुआ है। उन्हें न केवल प्रगति विरोध हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विशेषज्ञ भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है। सिर्फ उन्हें प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना का नहीं, उन्हें साहित्य विशेषज्ञ भ्रांतियों का निवारण का भी उनको श्रेय है। उन्हें न केवल, चलो हो गया, इसको हम पढ़ लेते हैं, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर्विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। फिर कह रहे हैं कि साधना पुस्तक रामविलास जी ने हिंदी जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर अकादमी पुरस्कार मिला है। इसको आप याद कर सकते हैं और अच्छा पॉइंट है। पूछा जाए कि रामविलास शर्मा को किस चीज़ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो निराला के साहित्य साधना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम, अब कुछ रचनाएं हैं तो बिल्कुल आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, इसमें तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना इनकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। ये पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? इनकी रचना। प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। भाषा और समाज किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, ठीक है, ये सारे इनकी रचनाएं हैं। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद इनकी रचना है। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये भी इनकी रचना है। विराम चिन्ह भी इनकी रचना है। बड़े भाई इनकी रचना है। और भी रचनाएं होंगी, लेकिन अब क्लास 10th में इतना ही पढ़ना है। चलिए, अब ये मेन चीज़ हो जाता है चैप्टर के हिसाब से कि अब क्या पढ़ने वाले हैं। करें कि पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है। ये क्या है कि निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है कि निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध इसी नामक पुस्तक से ली गई है। कहते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन किस कृति से लिया गया है, तो इसी से लिया गया है। परंपरा का मूल्यांकन
यह निबंध इसी नाम पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जागता है। यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ, देखो यहाँ पर बताया गया कि ये जो इनकी रचनाएं हैं, ये जो निबंध है, यह सामाजिक विकास में क्रांतिकारी लाएगा, रिवॉल्यूशन लाएगा, विकास को भी स्पष्ट करता चलता है और भूमिका को भी, उसकी भूमिका क्या है इसको भी ये क्लियर करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और नई जनरेशन है, यह परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने का में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है, मतलब इंटरफेस करता है उसमें। मतलब जैसे मतलब किसी दो आदमी बात कर जाकर मुझसे बात करने लगे, तो जो नई पीढ़ी अपनी है, आधुनिक युग है, इसमें भी इसकी भी समझ को विकसित करने में, इसकी समझ को भी डेवलप करने में ये चैप्टर बच्चे जी, ये जो इनकी ये निबंध है, ये उसमें हस्तक्षेप करता है। कहीं ना कहीं उसमें भी ये सहयोग करेगा। कैसे करेगा हस्तक्षेप, कैसे करेगा सहयोग, शुरू करते हैं इसी चीज़ को जानने के लिए इस चैप्टर को। चलो, चैप्टर भी थोड़ा लंबा है, थोड़ा तेजी में चलते चलेंगे और इनके लेखक परिचय सबके नोट सबको अंत में करवा दिए जाएंगे। पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, चलो मिल के पढ़ लेते हैं। आओ, कहते कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं हैं, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसी क्वेश्चन को पूछ लेता है, परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सवाल आप जानना चाहें तो 1 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर ये पेपर में पूछे गए हैं। तो किसके लिए आवश्यक है, तो बस इसका आंसर यही हो गया। कभी उनके लिए साहित्य परंपरा ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है, बस यहाँ से यहाँ तक। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गविहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे लोग सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। कहते हैं साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही, साहित्य की परंपरा ज्ञान है, पौराणिक ज्ञान उसकी परंपरा ज्ञान है, तो प्रगतिशील समाज, जो प्रगतिशील आलोचना है उसका विकास होगा। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से ही साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है। जो हमारी प्रगतिशील आलोचना है वो किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है। यानी साहित्य की परंपरा ज्ञान हमें होना चाहिए। चैप्टर का ही नाम है परंपरा का मूल्यांकन, और यह उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। साहित्य बोले तो बच्चे हिंदी की परंपरा, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो विशेष वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम साहित्य पर ध्यान देते हैं, यदि हम हिंदी पर ध्यान देते हैं, साहित्य पर ध्यान देते हैं, जिसकी रचना के आधार पर जिसके आधार पर शोषित जनता, जिसको जनता का शोषण किया गया, उसका श्रम है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं
कि वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है, उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देख रेख में रचा गया है और उन्हें और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित मतलब यही होता है किसी चीज़ की मतलब कमियां को दिखा देना। जैसे मैं कहता हूँ ये आप देख रहे हो तो इसका यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्यों बन रहा है कि यहाँ पर चीज़ है, तो किसी चीज़ की हकीकत दिखा देना। ये बार बार ये वर्ड इसीलिए यूज किया गया है, कोई चीज़ की हकीकत को उजागर करना, उसे भी परख कर देखना चाहिए। यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या हास्यमान वर्ग का। यह स्मरण मतलब याद रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी स्पष्ट नहीं रही। जहाँ पूंजीवादी का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हों। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ टकराते हुए दिखाई देते हैं कि संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में ऐसे भी तत्व दिखाई देते हैं जो विरोधी वर्गों के काम आते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सभ्यता की अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया। जैसे आग जलाकर खाना बनाना ये हमारे एक महान तत्व बन गया। कल कारखानों में अगर मतलब हम भाप से बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में भी सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। पूंजीवादी व्यवस्था में सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, हर वर्ग में युद्ध नहीं होता। इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता है। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना। समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग नहीं होता था न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और उसका उपयोग भी पूंजीवादी अपने हित में किया गया था। अब ये सवाल हमसे फिर यहाँ से अगला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, अब चेंज कर रहे हैं। तो अब तक इस कहानी में हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ तक क्या देख रहे हैं। इस साहित्य की परंपरा का योगदान है प्रगतिशील समाज में। समाज आगे डेवलप कर रहे हैं तो बिना साहित्य के परंपरा के मूल्यांकन के बिना संभव नहीं है। साहित्य के बिना अधूरा है। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहित्य मनुष्य में संपूर्ण जीवन से संबंधित है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी है, प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। कहते कि हम लोग आर्थिक जीवन में के अलावा, आर्थिक जीवन मतलब क्या, खाना पीना रहना, क्या चाहिए नहीं चाहिए, इसके अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जुड़ती हैं, इसीलिए हम लोग प्राणी कहते हैं। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं होती हैं। और ये हम लोग में एक भावना होता है, हर जीव में ऐसी भावना नहीं होती है जो हमें उसे प्राणी मात्र से जुड़ती है। कहते हैं कि मनुष्य में एक क्वालिटी क्या है बच्चा जी, ऐसे बच्चे आदिम भावना समझते हैं। मान लो किसी को कष्ट हुआ है तो हम उसमें शामिल होते हैं, उस दुख में शामिल होते हैं, उसके दुख को दूर करने के लिए इंसान अलग अलग कार्य करते हैं। बाकी प्राणियों में ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ी मोड़ी भावनाएं होती हैं, लेकिन मनुष्य जितना भावनाएं बाकी प्राणियों में नहीं होती हैं। इस बात को बार बार कहने से कोई हानि नहीं होती। रामविलास जी कहते हैं, शर्मा जी, कि इस बात को हम बार बार कहें तो इससे कोई हानि नहीं हो सकता है, कोई नुकसान नहीं हो सकता है। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। साहित्य सिर्फ विचार का धारा नहीं है, किसी का एक विचार नहीं है, एक थॉट नहीं है। उसमें मनुष्य का इंद्रियां, बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती हैं। यानी इंद्रियां, बोध यानी हमारी जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे जितने इमोशन हैं, जितनी भावनाएं हैं, उसमें वो भी व्यंजित होती हैं, उसमें वो भी शामिल होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। इसीलिए साहित्य का ये जो पक्ष है, ये जो विचार, ये पक्ष रहा, ये जो उनकी मतलब
हाँ, पक्ष अच्छा वर्ड है। ये अस्थाई होता है, एक परमानेंट हो गया ये। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है जा सकता है। ये कारण साहित्य उस विकास प्रक्रिया साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती है जैसे समाज में सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता के अपेक्षाकृत पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है। ऐसा साहित्य में नहीं होता है और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंतवादी समाज में कि कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ है। ऐसा कहते हैं कि अगर सामंतवादी समाज के कवि रहे होंगे आज उनकी अपेक्षा पूंजीवादी समाज के कवि श्रेष्ठ है, ऐसा आवश्यक नहीं है। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ हो, बिक गया हो, माल बना रहा हो, यानी इसका मतलब हो कि पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा अपना सब कुछ बेच दिया हो। कहते कि पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं, कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। इतने जो नए कवि हैं लोग पुराने कवि से कुछ सीख लेते हैं लेकिन उनका नाम तक नहीं लेते, उनकी मतलब अच्छाई नहीं बताते हैं और उसी को सीख कर उनसे सीखते हैं और स्वयं एक नया परंपरा का जन्म कर देते हैं, उनकी परंपरा को ख़त्म कर देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है, वो अच्छा नहीं होता है। मान हम दूसरे का चीज़ नकल करके लिखें वो अधम कोटि का हो जाता है, वो अच्छा नहीं होगा और सांस्कृतिक असमर्थकता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं, जो भी महान साहित्यकार रहे हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने का उनका कलात्मक सौंदर्य जो कहते हैं वो नहीं बन रहा था। मान लीजिए कि हम लोग कुछ हिंदी में लिखते हैं उसका भाषांतरण कर दिया था अलग अलग भाषाओं में, लेकिन जो क्वालिटी उस भाषा में लिखा गया है वो क्वालिटी अलग भाषा में नहीं आ सकती है। जो फीलिंग हिंदी लैंग्वेज में है, जो मान लो कोई अपना हम भोजपुरी में कुछ लिखे हैं बोलते हैं उसको कोई ट्रांसलेट इंग्लिश में करेगा तो जो फीलिंग भोजपुरी में दे रहा था वो इंग्लिश वाला नहीं दे सकता है। आधुनिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य जो कहते हैं वो नहीं बन रहा था। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह भी बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूसी ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। शेक्सपियर ने जो भाई हम लोग बोलते हैं इंग्लिश के भाई बहुत अच्छी हैं, जो वो काम कर दिए दोबारा इंग्लैंड में सब चीज़ नहीं बनी। आप बम बना सकते हो लेकिन कोई जैसे एक राइटर था, महान साहित्यकार थे, उनके ऐसा लिटरेचर दोबारा नहीं होते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वतंत्रता का स्वीकार करता है। कभी पूछ ले लाइन कहाँ से लिया गया है तो बिल्कुल बता देना, परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। यह कह रहे हैं कि भाई आर्थिक संबंधों से प्रभावित हो जाना एक अलग बात है, लेकिन उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं हो सकता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं है। देखो, और मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है। नियामक मतलब हम क्या बोलते हैं, नियामक ये पढ़ते ना मैथ में, कोऑर्डिनेट, निर्देश, उसका अगर उस रेफरेंस नहीं है तो भाई परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं हो सकती हैं। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। वो अपने अधीन होता है। स्व मतलब अपना।
गुलामी अमेरिका में भी थी, गुलामी एथेंस में भी था, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, सारे यूरोप को प्रभावित किया, और गुलाम अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ नहीं दिया। कहते हैं अमेरिका भी गुलाम था भाई, एथेंस भी गुलाम था, लेकिन एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया उसका, और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ नहीं दिया। यानी गुलाम थे एथेंस वाले, लेकिन उनके कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा उन पर, वो अपना कुछ मिटने नहीं दिए परंपरा को। समांतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस समांतवादी दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। भारत और ईरान में भाई समांतवादी सब में था, लेकिन यहाँ पर दोनों देशों में कहानियाँ ये सब बनती रही। कहते पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, और राफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। यहाँ हम और देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों और कला का विकास होता है, कि जो कहते हैं सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है, और दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियों का होना कला का समान विकास नहीं होता। हम यह असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। कहते हैं कि हम यहाँ असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका को भी देखते हैं। चलिए यहाँ पर बोल रहे थे कि रामविलास शर्मा क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। क्यों? कहते साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। अगर साहित्य का निर्माण करना है तो प्रतिभाशाली मनुष्य, यानी जिनमें योग्यता है, प्रतिभा है, वैसे मनुष्य की भूमिका बहुत निर्णायक होती है। इसका अर्थ नहीं है कि मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा होता है। कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि ये मनुष्य, जो ये प्रतिभाशाली मनुष्य होते हैं, ये सारे काम जो करते हैं वो सब अच्छा ही होता होगा। ऐसा नहीं है कि उनमें प्रतिभा है तो सारे काम करेंगे अच्छा ही होगा, या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते हैं, या जो भी कोई कृतियाँ रचते हैं, कोई भी रचना करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। दोष होता है हुआ, कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। कहते कोई कला होगा अगर उसमें कोई निर्दोष नहीं होगा, वो भी एक दोष से कहलाएगा। ओहो चलो भाई, इसके हम लोग तुम कुछ करते हो, तुम कुछ सीखते हो, उसमें थोड़ा सा एरर आ गया तो बच्चे जी अपने आप को तुम डिमोटिवेट मत करना, समझो कि तुम अच्छा कर रहे हो। क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि कला कोई करते हैं, कोई आपने आर्ट दिखाया और पूर्णतः उसमें निर्दोष हो गया, उसमें कोई दोषी नहीं है, तो वो एक दोष से कहलाएगा। यानी थोड़ी मोड़ी त्रुटियाँ तो होनी चाहिए, ऐसी कला निर्जीव होती है। इसीलिए प्रतिभाशाली मनुष्य को अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है। अगर कोई व्यक्ति की पूजा की जाती है तो आज की दुनिया में उसे निंदा की जाती है, उसे नीचा समझा जाता है। किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति की पूजा निंदा करते हैं, वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी कर देते हैं। चलिए अच्छी बात कर रहे हैं। व्यक्ति पूजा मतलब किसी व्यक्ति को हम लोग नहीं पूजा करते ईश्वर की तरह, तो कुछ लोग उसकी निंदा करते हैं, तो समझो कि निंदा करके वो लोग उसका प्रचार कर देते हैं। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिक यानी जो पॉलिटिशियन है उनका यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी है। पॉलिटिक्स से इसके मूल्य बहुत स्थायी हैं, साहित्य उनसे परमानेंट है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। उन्होंने कहा कि आज रोमन साम्राज्य का वैभव मतलब गरिमा समाप्त हो गया है, उसकी गरिमा समाप्त हो गई है। वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती हैं और हृदय को आनंद विह्वल कर देती हैं।
कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नामलेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमाते रहे। मान लीजिए जो शेक्सपियर को बार बार करें कि इंग्लैंड के थे, ये सब लोग वहाँ के ख़त्म हो जाएं, फिर भी ये जो साहित्यकार हैं ये चमकते रहेंगे। ये बार बार कभी ये इशारा करना चाहते हैं कि साहित्य जो परंपरा का जो मूल्यांकन है साहित्य से है, और जो साहित्यकार होते हैं, जो लिटरेचर होते हैं, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। जैसे पहले और उनका प्रकाश की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगी और उनके बहुत सारी आंखें देखा करेंगी। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जन समुदायों और जातियों का भी विशेष भूमिका होता है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के बात हो रहा है कि सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। कहते हैं कौन नहीं जानता कि यूरोप की सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह और किसी जाति की नहीं है। जो प्राचीन यूनानी थे उनकी भूमिका ज़्यादा है इसमें। जन समुदाय और एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी असीमता नष्ट हो जाती है। प्राचीन यूनान के अनेक गुण समाजों में बटा हुआ है। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं। 19वीं सदी में शैली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसे एकात्मता पहचानने वाले में बड़ा परिश्रम किया। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि 19वीं सदी में जो शैली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मता पहचानने, यूनानियों में ऐसी एकात्मता है उसको पहचानने में बड़ा उनको मेहनत करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान देश की इसी तरह एकात्मता पहचानी गई। इतिहास के प्रवाह पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है, वह विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन हुआ, कब हुआ था? 1905 में। ये क्वेश्चन इतिहास में पढ़ेंगे। किंतु जब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्य बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। कहते कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की असीमता होती हैं। असीमता मतलब अंतर बचा जी, असमानता। संसार में इसी समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं, अनेक भाषा भाषी हैं, अलग अलग भाषा लोग बोलते हैं। जिस समय राष्ट्र के भाषा सभी तत्वों को मुसीबत आती हैं तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय असीमता का बहुत ज्ञान अच्छी तरह से हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय राष्ट्रीय असीमता जनता के स्वतंत्रता संग्राम में की समर्थक प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय अथवा देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खासतौर पर रूसी जाति ने बार बार साहित्य परंपरा का स्मरण किया, अपनी साहित्य का परंपरा का उन्होंने याद किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इस इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छिन्न है। जारशाही रूस के तोल्स्टॉय सोवियत थोड़ा कैमरा से चलो माइक सही कर रहे थे बच्चे, ठीक है। कहते हैं कि सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से प्रवाह
अविच्छिन्न है। ज़रशाही रूस के तोलतोय सोवियत समाज के पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं। कहते हैं ज़रशाही मुझे रूस के जार कहते हैं, वहाँ शासक को, वहाँ का राजा को जार कहता है रूस में, अपने इतिहास से पढ़ा था। कहते रूस के ज़रशाही रूस के तुल्स्तोय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाला एक लोकप्रिय साहित्यकार है और रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाला महान साहित्यकार। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर अस्मिता खंडित नहीं होते, वर्ण और पुष्ट होती हैं। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ और यही राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसी वह 1917 में के पहले नहीं थी। ज़रशाही पूंजीपति शासन करते हैं, जैसे जैसे वे साम्राज्य होते हैं वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। किसमें? कहते 1917 में जो क्रांति हुई थी तो रूसी और गैर रूसी, जो रूस के थे और जो रूस के बाहर के जाति थे, आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन। उनके जो आपसी संबंध है, रिलेशन था आपस में, उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ। बहुत सी जातियाँ सोवियत संघ में शामिल हुई, बहुत सारे सोवियत संघ में जाकर शामिल हुई, अन्य अलग हुई। बहुत सारी जाति सोवियत संघ में शामिल भी नहीं हुआ और उससे अलग भी नहीं हुआ। कुछ विलम्ब से, कुछ देर से दूसरे महायुद्ध से कुछ पहले, कहते हैं जैसे कुछ विलम्ब से दूसरे महायुद्ध से कुछ पहले अपने अन्य जातियों में ही शामिल हुई। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल हैं उनका वैसा मिला। अच्छा, मैं तो नीचे पढ़ रहा हूँ, आपको ऊपर किया नहीं, कोई बात नहीं, आप सुन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मोबाइल पे अपने क्या बोलते हैं, अपने बुक में अपने पढ़ते चल गए होंगे, अब भी मेरे साथ साथ सुन के भी पढ़ सकते हैं। सुनिए, अपने भी कलम चलाते रहिए, समझते रहिए। इसमें कोई डायग्राम दिखाना नहीं, रिएक्शन दिखाना नहीं, आपको कोई फार्मूला तो लगाना नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ लेना है। इसी को तो साहित्य बोला जाता है। कहते कि शामिल, यहाँ से फिर से पढ़ता हूँ। कहते कि बहुत सी जातियाँ, हम कहाँ से चले गए थे, हाँ, बहुत सी जातियाँ सोवियत संघ में शामिल हुई, नौ से अलग हुई। कुछ विलम्ब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियाँ उसमें शामिल हुई। सोवियत संघ आज जितनी जातियाँ के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रवाह बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं। यह यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना, और जब पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, दो यूरोप के अलावा का अलग अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। मुझे भारत की बातें कुछ हो रही, इतने सारे जाति होने के बाद भारत में जो एकता बनी रहती है ना, वो और कहीं नहीं है। यह राष्ट्रीयता एक जाति दूसरी जाति के राजनीतिक प्रभुत्व को कायम करके स्थापित नहीं हुई है। यहाँ पर एक जाति दूसरी को बना के यहाँ पर ऐसा राजनीति नहीं आया है। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी जाति के राष्ट्र में सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसी इस देश में। महर्षि वेद व्यास, वाल्मीकि। अपने देश की बात कुछ है, अपने देश में बचे जो कवियों का योगदान है अन्य देशों में नहीं है। कह रहे कि किसी भी देश के लिए साहित्य का परंपरा का मूल्यांकन उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश का है, यानी जितना अपने भारत देश का है। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर ज़रशाही रूस नवीं राष्ट्र के रूप में पुनः गठित हो जाता है तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यह राष्ट्रीयता अस्मिता से पहले कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। कहते कि अगर समाजवादी व्यवस्था में कायम होने पर ज़रशाही रूस नवीं राष्ट्र के रूप में पुनः गठित हो सकता है तो भारत में अगर होगा तो फिर उससे कितना बेहतर होगा।
इसकी कल्पना की जा सकती है, इसके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाजवाद कहते पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। कहते कि अनेक बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली तो हो गए और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी के देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। ऐसा कभी कह रहे हैं कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण जो विकास होगा, जो पूर्ण रूप से डेवलप होगा, वो समाजवादी व्यवस्था में ही है। अब इसके इतिहास में आप खूब पढ़ के आए हो, समाजवादी व्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इसीलिए बोलता हूँ सब बुक पढ़िए बच्चा जी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन हो जाता है कभी कभी। और साहित्य की परंपरा का पूर्ण समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति की नाता तोड़ती है, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता, ये बात सही है बच्चा जी, आजकल निरक्षर निर्धन, हम तो जब कभी तो आज मान लीजिए बहुत पहले लिखे होंगे मर गए हैं, लेकिन आज भी देखा जाता है बच्चे जी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देश आज़ाद हो गया, गुलामी नहीं है, देश में बहुत सारे स्कूल गवर्नमेंट खुल चुके हैं कि कोई गरीब का बालक पढ़ सकता है, फिर भी कुछ वहाँ खास नहीं है। कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों को ज्ञान से वंचित है। कहते जब वह साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। भाई अभी तो जितने हैं, जब डेवलप होगा तो और कितने हम लोग महर्षि वाल्मीकि को, व्यास को पढ़ने वाले, नए पढ़ने वाले हो जाएंगे। वे अनुवाद में नहीं, उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, इसमें ट्रांसलेट हो गया, इतना पढ़ने वाले होंगे कि संस्कृत में भी पढ़ेंगे, और तब इस देश में बड़े पैमाने पर संस्कृति का आदान प्रदान होगा। जी कहीं ना कहीं संस्कृत हम लोग छोड़ते हैं ना, गलत करते हैं, उसको नहीं डूबने देना चाहिए। सुब्रह्मण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे, और रविन्द्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। यही यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस देश के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत से नाम सुनते हैं, तो वे उनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही। आमतौर पर अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। सिर्फ अंग्रेजी होगा, सिर्फ ज्ञान अर्जन करने के लिए होगा, और इसमें कुछ नहीं। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं का साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य के हमारा परिचय गहरा हो जाएगा। तब मानव संस्कृति का विशाल धारा भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। तो इस तरह यह बच्चे जी एक पिक्चर जो आपने देखा, एक फिल्म देखा, अब ये समाप्त हो रही है। तो अब बारी है इनके प्रश्न अभ्यास की। तो इसको हम सारे के सारे प्रश्न अभ्यास करेंगे, लेकिन आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट, ये रहे VVI प्रश्न। इसके आपको भी पता चल जाएगा, जिससे पेपर उठाओगे ना मालूम चल जाएगा। ऐसे टेंशन मत लो ना, सब इसका हम बात करेंगे। अभी तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, बुक पूरा पढ़ेंगे, जम के मेहनत करेंगे। भाई तुम पूछो क्या पूछते हो, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम पूरा बुक पर कमांड करके बैठे हैं, सब पर हमारा साम्राज्य है, हम इस साम्राज्य के राजा हैं। तो आप लोग राजा बनिए प्यारे छात्रों, आपको राजा बनना है, कुछ भी करने कहीं से आइए, मैथमेटिक्स है धुआं छोड़ा देंगे, इतिहास है बिल्कुल जानते हैं, संस्कृत है अच्छे से पढ़े हैं, हिंदी की बात है अपनी देश की भाषा है, तो तुम क्या हो, सुपर हीरो हो। इंग्लिश अंग्रेज की है, उसको भी हम जानते हैं, उसकी भी जानने की कैपेसिटी हम में है, क्योंकि हम भारतीय हैं। ठीक है, चलिए इनके प्रश्न आंसर किया जाए। चलो पहले तो इनकी जीवनी पढ़ लेते हैं, रामविलास शर्मा जी के। आज आपको 7वां चैप्टर पढ़ा दिया गया, सर 12 है ना, 5 और बच रहा है। चलो इसको भी हम लोग ख़त्म करने ही जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं बच्चे, हम लोग सिलेबस ठीक है, हम लोग सिलेबस अच्छे चल रहे हैं, आपको नो टेंशन।
ऑफलाइन में बच्चे आना चाहते तो आइए, अगर आसपास के हैं तो बिल्कुल, वहाँ तो डेंजरस पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे हम आपको ज़्यादा डिस्कस करते हैं बातें पर, आपसे जो बहुत आपके सामने हुआ करते हैं। तो फ्री 10 दिन की क्लासेस रहती हैं। जो भी आसपास के बच्चे हैं तो बिल्कुल आना चाहेंगे तो आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। चलिए अब इनके प्रश्न आंसर कर लिए जाए। चलो कर लिए बच्चे जी। प्रश्न अपने बुक से भी एक बार देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न में कुछ बच्चे से मिस्टेक हो गया हो लिखने में। ये दूसरा प्रश्न, चलो जो हो रहा है उसको मार्क लगा जाए, इसको हो गया। दूसरा हम लोग कर रहे हैं। सवाल है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। बच्चे जो उनका विवेक बुद्धि तो होना ही चाहिए। लेखक तो कह रहे हैं कि भाई साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं कि जो शोषक वर्ग, जिसको शोषा गया है, जिसका शोषण हुआ है, के विरुद्ध श्रमिक जानता है, उसके श्रमिक जानता है, हितों का प्रतिबिंबित करता है, उसको जितने उसके हित उसको प्रतिबिंबित कर सकते हैं, उसके जो भी उसको उजागर करता है। इसके साथ साथ हम उस साहित्य का भी ध्यान करते हैं जिनकी रचना का आधार शोषित जनता के श्रम में है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे हम। साहित्य का कौन सा अपेक्षाकृत स्थायी है और इसके लेखक में की राय स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न, एक बार बुक जरूर खोल के बैठिए बच्चे जी, आपको बुक तो एक बार जरूर देखने चाहिए। चौथा, साहित्य के विकास में प्रक्रिया उस तरह संपन्न नहीं होती है जैसे समाज के लेखक के आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक के विचार क्या है इसको स्पष्ट करिए। ऐसे सवाल थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन टेंशन ना लो, सब सारे प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम पूरा जानेंगे। पूरा इसलिए पढ़ना है बच्चा जी कि आपको बहुत सारे एग्जाम देने, भी तो दो आप एग्जाम में भी स्कूल में दोगे, एक सेकेंड टर्म, एक टेस्ट, फिर बोर्ड, 3 बार परीक्षा दोगे, तो भाई क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन तो चाहिए। चलो, और उसके पार्ट जो बच गए थे 4 नंबर की यहाँ रहे। चलिए 5 नंबर देखिएगा। यहाँ मैं कुछ पढ़ता हूँ, लिखा है कि प्रभावित करते हुए गुलामों की अमेरिकी मालिकों या मालिक लिखा है बच्चे। अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति के कुछ 6 बजे थोड़ा ये काजल कुमारी ऐसे लिखो, ठीक है। छः नंबर देखिए। अब थोड़ा मैं जल्दी क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर देता हूँ, आपको सिर्फ लिख लेना है, टेंशन नहीं है बच्चा जी। इसी नोट्स को पढ़ के पिछले बच्चे 92, 90, 90 प्लस नंबर लाए हैं, तो बिल्कुल आप उसके हकदार हो, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो 7 नंबर इंपॉर्टेंट है तो लिख दिया गया है, पूछा गया है पेपर में। नौ नंबर सवाल, एक बार 9 आपको यहाँ भी दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये 2 पार्ट में हो गया, तो कहीं कन्फ्यूज ना हो जाओ। कहते जातीय असमता का लेखक किस प्रसंग में जातीय और राष्ट्रीय असमताओं के स्वरूप के अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या सिमिलरिटी, क्या समानता बताता है, दोनों में क्या समानता है। हो गया। 10 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर भी देखिएगा। चलिए
क्वेश्चन बुक से लिखिएगा कि तो बुक पढ़ने की आपकी आदत पड़ी रहे और आपकी मात्राएं गलती ना हो, इसके लिए। चलिए 11 नंबर पढ़िए। बारह नंबर। तेरह। 14 इसलिए छोड़ दिया गया, लिखा है साहित्य सापेक्ष स्वरूप स्वाधीनता होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक कौन कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं। चलो उसको भी कर देते हैं। 2 क्वेश्चन छूट गया इसमें, 14 और 15। क्यों छोड़ दिया है लोग, 14 15 क्यों छोड़ दिया है लोग। चलिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर कर लेंगे यहाँ से बच्चे जी, और 15 का भी। बच्चे जी हम पहले बार तो कुछ छोड़ छाड़ दिए थे, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। 14 15 हो गया आपका। अब देखिए क्या है इसमें, जो अपना जो ग्रामर सेक्शन है मैं साथ में करते चलूँगा। चलिए क्या लिख रहा है, भाषा की बात। पाठ से 10 अभिकारी शब्द चुनिए और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। अभिकारी वर्ड चुनना है इसमें, तो इसको छोड़ता हूँ, ये से तो नहीं, ये ठीक है। ऐसे ऐसे का अपने पास आंसर है। निम्नलिखित में पदों में विशेष्य का परिवर्तन कीजिए। विशेष्य का परिवर्तन कीजिए, कहते हैं कि बुनियादी परिवर्तन, इसको विशेष्य में हम वो चीज़ क्या करना है, चेंज करना है। बुनियादी परिवर्तन, ठीक है। तो बुनियादी मतलब बदलाव, और उसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या विशेष पद का परिवर्तन कीजिए। बुनियादी मतलब बदलाव, बुनियादी बदलाव। मूर्त ज्ञान मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है। अभ्युदयशील का मतलब जाति होता है। समाजवादी यानी जाति वर्ग, ठीक, ऐसा हो जाएगा जाति वर्ग। और यहाँ हो जाएगा बुनियादी बदलाव, ठीक है। इस क्वेश्चन कर लेते हैं आंसर बच्चे जी, हो गया। चलिए अब एक 3 भी कर लेते हैं। बोला गया था पाठ से संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए, जो 4 पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर कोई संज्ञा रिवीजन भी करा देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें खुद का पर्सनल किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि महर्षि टेनिसन, विकास, मोहन, सोहन, सब ये अपने जातिवाचक मतलब किसी जाति का बोध हो। इस साहित्य, भाषा, समय, जिसके लड़का लड़की सब जातिवाचक में आते हैं। भाववाचक में क्या आता है, जो हमको दिखाई ना, जैसे प्रेम, स्नेह, प्रतिबिंब, व्यापक। समूहवाचक में ग्रुप होगा, जैसे वर्ग आ गया, क्लास आ गया, शोरगुल आ गया, गुच्छा आ गया चाबी का, सेना आ गया, पुलिस आ गया। ये सब में बची समूहवाचक में। द्रववाचक में बचे बची जिससे मापा तोला जा सके, जैसे पानी, खजाना, खाना, तेल, चना, पूंजीवादी, ये सब आते हैं द्रव्यवाचक में। और क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सर्वनामों के प्रकार बताते हैं उनका प्रयोग। चलो सर्वनाम अच्छा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आखिरी लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या है संबंध है, ये सब संबंध है, इसका वाक्य पढ़ी कर जो से होगा, जो संबंधवाचक संग ये वे क्या पुरुषवाचक अन्य पुरुष है, कहते उसका कदम का प्रयोग करके उनका बताइए। वह पुरुषवाचक निश्चयवाचक, यह क्या है निश्चयवाचक, मैं निज, ये सब सर्वनाम की वजह जी क्या है, भेद है, उसके टाइप से प्रकार जरूरी पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आएंगे ये आपके ग्रामर से। इस तरह से बच्चे जो होते हैं आपकी क्या पूरा बुक फिनिश होता है, सारा बुक करा दिया गया, सब बुक हो गया। और ये तो भाई बिल्कुल आपको ही पढ़ के याद रखना है। शब्द निधि तो दिया है इसमें, आपको याद होने चाहिए, अपने बुक से पढ़ के याद रखना। चलो अब बढ़ा गया सर जिसका आप लोग बहुत इंतज़ार करते रहते हो, सर MCQ ये लो।
कर लो MCQ। तो कुछ साउंड आ रहा है बच्चे, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं आपसे। चले, अब देख अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए कि आपने कितने अच्छे से तैयारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आए थे ये सारे। अब यूट्यूब में बच्चे इसको अलग अलग से कर रहे थे, हम भी कराएंगे वैसा काम, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे। हम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कराएंगे, बाद में लाएंगे। ऐसे तो इसमें सब कुछ ला दिया गया है। जरसाई कहाँ थी? रूस में थी। ये तो वही इतिहास का भी सवाल है, लेकिन चैप्टर कुछ ऐतिहासिक था। देख रहे हैं आप, सारा डाउट खत्म हो। जातीय सीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा होता है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न। चैप्टर पढ़ने के ही फायदे हैं। साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान विकसित व्यवस्था संभव है कहाँ पर? तो कहा था ना उन्होंने, समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। लेखक रामविलास शर्मा का कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक मंत्री बने रहे। आप नए क्लास में मंत्री भी चले गए, बने गए थे। तो 1949 से लेकर 53 तक। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को संबंध से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष चिंतन करता है। सवाल अधूरा है अभी। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? मैं आपको बताता था ना, पंक्ति पूछ लिया कहाँ से ली गई है, और उसको मैंने हाईलाइट भी किया था। अब सामाजिक विकास क्रम में सामंतवादी अपेक्षा की सभ्यता अधिक परिशील कहाँ जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को। मनुष्य और परिस्थितियाँ का संबंध है सापेक्ष, मितव्यत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक। तो द्वंद्वात्मक है बच्चे जी। जरसाई रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो तोल्स्टॉय को बोला गया था। अभी ये आपके लिए है, खुद प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए भाई, इतना अच्छा साफ सुथरा लिखा दिया है आपको। क्वेश्चन चैप्टर पूरा हम लोग पढ़े मिलके, हमने जीवनी पढ़ा, उसके प्रश्न को भी देखा। अब आपको क्वेश्चन से भी करा दिए जो जो बोर्ड में पूछे गए थे। अब ये प्रैक्टिस लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि विदाउट आंसर, इसमें आंसर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप ट्राई कीजिएगा कि आपसे होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इधर हुआ। हम जी कहीं से भी कुछ कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रॉपर हम लोग पूरा अभ्यास करेंगे, देखेंगे कि कुछ कमी ना हो जाए। चलो, इसके लिए बहुत ये 23 में पूछा गया था, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? धन, साहित्य, ऐश्वर्य, अव्यय। तो ऑब्वियसली बच्चा जी साहित्य हो जाएगा इसका। 3 का बी हो जाएगा, है भी। चलें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जरसाई थी, रूस में थी। कितने बार इसको रिपीट कर रहे हो करो, हमको टेंशन तो है नहीं। और ये सारे बच्चे ने लगभग इसको ख़रीदा भी है। एंथेस किस महादेश में है? तो अभी ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं कब से इसको। एंथेस किस महादेश में है? तो बिल्कुल हम पढ़ रहे थे इसको, यूरोप महादेश में। बिल्कुल, ये 23 में पूछा गया था। वायरन किस भाषा के कवि हैं? वायरन किस भाषा के कवि हैं भाई? हो गया। और इधर आइए, देखिए सिंबल दिखे ना कब को पूछा गया है। आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रहा होगा। पैंतीस क्वेश्चन इधर है। इसको बच्चे लिखना नहीं, आपके नोट्स में मत लिखिएगा, इसको सिर्फ पढ़िएगा बस, क्योंकि आपके पास तो है ही। तो इसको नोट्स में क्यों लिखोगे आप? चलो, 48 क्वेश्चन था बच्चे जी इस चैप्टर से।
अब इसके बाद हम लोग जित जित मैं निरखत हूँ पढ़ूंगे, इसके आगे पढ़ेंगे बच्चे। हम लोग एक दो और कहानी पढ़ के इसको बंद करेंगे, फिर काव्य खंड में चलेंगे। संस्कृत के बच्चे डिमांड कर रहे हैं, संस्कृत आएगा बच्चे जी। थोड़ा सा सर को भी राहत दीजिए। सर जी बिल्कुल बैठे नहीं हैं आपके लिए, आप लोगों का ड्यूटी भी तो कुछ बनता है ना बच्चे जी। देखिए थोड़ा ऑनलाइन पढ़ने में मजा को बता, जब बच्चे बहुत पढ़ते, व्यूज़ बहुत अच्छे आते तो और इंटरेस्ट आता पढ़ाने में। लेकिन क्या कीजिए, उतने हम लोग बस व्यूअर्स नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। कंटेंट तो बच्चे जी बहुत आपको साफ सुथरे दिए जा रहे हैं, पूरे हैंड रिटन नोट्स, हाथ से बनाए हुए नोट्स दिया जाता है। अब बच्चे को मतलब फेस में आके पढ़ाएं, चेहरे से पढ़ाएं तो वो कुछ मैटर नहीं करता है, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत कीजिए, अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हो।